गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 27 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज फिर से आपके लिए कुछ रोज की तरह टॉपिक लाया हूं। तो सबसे पहला टॉपिक करने वाले हैं एडवोकेट जनरल के बारे में, क्योंकि पंजाब से न्यूज आ रही है और ये हमारे लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में कभी भी बात नहीं किया है। आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, रशिया से न्यूज आ रही है, तो उसी के बहाने हम लोग बात कर लेंगे अपने आईसीएस के बारे में। पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया हुआ है, तो नया टॉपिक नहीं है। लेकिन जो बच्चे पहली बार प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए नया टॉपिक हो सकता है। सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर न्यूज में है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर चाइना और पाकिस्तान थे। अभी एक नए कंट्री को यहाँ पे ऐड करने की बात चल रही है, जिसका इंडिया ने बहुत ही हार्श तरीके से क्रिटिसिज्म किया है। तो थोड़ा सा सीपीसी के बारे में बात करेंगे। रामसर कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। हमारे लिए बहुत ही गुड न्यूज है, क्योंकि इंडिया की 5 नई साइट्स को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है, उसके बारे में बात करेंगे। जीडीपी एंड इट्स ड्रॉबैक्स, ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है। मजेदार होने वाला है, बढ़िया होने वाला है और एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ इसको हम लोग करने वाले हैं, है ना। क्योंकि हर तरफ हम लोग जीडीपी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आर्टिकल कहता है कि भैया जीडीपी इतनी भी कोई खास चीज नहीं है। वो खास क्यों नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। डिस्कॉम का एक छोटा सा आर्टिकल हमारे पास है। डिस्कॉम मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। एक्चुअली आज एक्सप्लेनर सेक्शन है। म्यांमार के अंदर कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट किया गया है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। देन वी हैव सम एमसीक्यूज एंड सम एडिशनल आर्टिकल्स एज वेल। लेकिन एक बार देख लेते हैं फ्रंट पेज पे क्या है और आपके सामने है। लेकिन सभी एस्पिरेंट को फिर से बोलना चाहूंगा कि वीडियो को आगे देखने से पहले यार पहले ना लाइक बटन पे क्लिक किया करो। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से लाइक कम आ रहे हैं, ठीक है। तो लाइक बटन में क्लिक करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, कैन प्रोमिसेस ऑफ इररेशनल पोल फ्रीबीज बी कर्ब्ड। कर्ब का मतलब होता है क्या, उसको कम किया जा सकता है। कर्ब मतलब कम, ठीक है, घटाया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है, या कंट्रोल किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, उसका मतलब होता है कर्ब करना। कैन प्रोमिसेस ऑफ द इररेशनल, इररेशनल मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं होता, उसको इररेशनल कहते हैं बेसिकली, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से ये पूछा है कि भैया ये जब इलेक्शंस होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े वादे करती हैं, इररेशनल फ्रीबीज देती हैं, है ना, कि मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दूंगा, आपको पानी फ्री दे दूंगा, आपको वॉशिंग मशीन फ्री दे दूंगा, आपके खाते में फ्री पैसे करवा दूंगा, आपका लोन माफ करवा दूंगा। ये जो इररेशनल फ्रीबीज होते हैं, क्या वो दिए जाने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है। देखिए ये मजेदार बात है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कुछ नहीं कहा कि इसको कम करो या ज्यादा करो। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ही पूछ लिया, भैया आप खुद बता दो, क्योंकि आप खुद वादा करते हो। तो जो पार्टी पावर में है या जो पार्टी अपोजिशन में होती है, सभी फ्रीबीज का वादा करती हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ इररेशनल मतलब सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रीबीज को बैन करने के मूड में नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं फ्रीबीज के बारे में बात कर रहे हैं जो इररेशनल हैं। इसका मतलब कुछ फ्रीबीज ऐसी भी होती हैं जो रैशनल हो सकती हैं। तो सारी फ्रीबी खराब नहीं होती हैं, कुछ फ्रीबीज अच्छी भी होती हैं। जैसे मान के चलो कि जो ओल्ड एज पेंशन होती है ना, अगर आप उसको 2000 से बढ़ा के मान लो 2500 रुपए कर रहे हो, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो अच्छा है। या फिर आप मान के चलिए कि जो हाउस होल्ड जो वीमेन रहती हैं, हाउस वाइफ्स रहती हैं, अगर उनके अकाउंट में आप हर महीने 1000 रुपया डिपॉजिट करवा देते हो, तो ये भी खराब नहीं है ना। इट इज नॉट इररेशनल, राइट। तो हर फ्रीबीज अलग अलग कैटेगरी की हो सकती हैं। तो पहले भी सरकार से जवाब मांगा था और हमारे जो सोलिसिटर जनरल थे के.एम. नटराजन जी, उन्होंने भी जवाब दिया था और उनका यह कहना था कि देखो यार जो फ्रीबीज होती है ना, वो सेंटर उसमें कुछ नहीं कर सकता, है ना। ये स्टेट वाइज मैटर करता है, तो ये स्टेट की सरकार का पूछिए, हमसे आप मत पूछिए। इवन इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इन्होंने अपना एफिडेविट दिया, तो उन्होंने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा कि ये स्टेट का मामला है ना। और स्टेट गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि इलेक्शन के समय में जो फ्रीबीज दी जाती हैं, क्या वो स्टेट की इकोनॉमी के हिसाब से है कि नहीं है, क्या वो लायबिलिटी है कि नहीं है। तो ऐसा उन्होंने कहा था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मिस्टर सिब्बल से पूछा, है ना, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, लॉयर हैं और पॉलिटिशियन भी रहे हैं। मिस्टर सिब्बल ने भी यही कहा कि सब इसमें सेंटर कुछ नहीं कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि भैया आप फ्रीबीज दे रहे हो, ये वायबल है कि नहीं है। उन्होंने भी ऐसा ही कहा। और जिन्होंने एप्लीकेशन ये डाला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अश्विनी कुमार उपाध्याय हैं, डालते रहते हैं, बहुत पॉपुलर हैं। उन्होंने कहा था कि ये फ्रीबी जो है वो ब्राइबरी है, ये वोटर्स की वोट मांगने का एक तरीका है और डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचता है।
तो उन्होंने ये कहा। तो जब देखिए, क्योंकि आप जब वोटर्स को फ्री में चीजें देने लगते हो ना यार, तो वोटर जो है दूसरी बातों से ध्यान हट जाता है, राइट। फिर वो सारा दिन इसी के बारे में सोचने लगता है, अच्छा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मुझे कितना फ्री में दे रही है, उसके बेसिस पे वोट दिया जाता है, रादर देन डेवलपमेंट, रादर देन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, वो सारी चीजें। तो इन्होंने कहा कि भैया ब्राइबरी है। और इस समय अगर आप बात करें पिछले साल फ्रीबीज की वजह से अभी स्टेट्स में जो है 70 लाख करोड़ रुपए का डेट चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दी जाती है, वो सारी की सारी चीजें है ना, 300 यूनिट आपको फ्री दे देंगे, 50 यूनिट फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने इस पे अपना स्टैंड लिया हुआ है, सरकार ने अपना स्टैंड लिया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का देखना है इसमें क्या स्टैंड रहेगा। क्योंकि जब कोई फ्रीबीज दी जाती है ना, आप ये नहीं कह सकते कि इसका नुकसान ही होने वाला है। कुछ फ्रीबीज का बेनिफिट भी होता है, कुछ फ्रीबीज का नुकसान भी होता है। अब कौन उसको स्टडी करेगा, है ना, कौन बताएगा ये रैशनल है, इरैशनल है, वो थोड़ा देखने वाली बात है। अब स्टेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो दिल्ली है, दिल्ली में अगर दिल्ली की सरकार 300 यूनिट फ्री दे रही है तो चल जाता है, क्योंकि दिल्ली में रेवेन्यू अच्छा खासा है। तो दिल्ली में 300 यूनिट फ्री देने के बाद भी सरकार का जो है अकाउंट सरप्लस में रहता है। लेकिन यही 300 यूनिट अगर आप पंजाब के अंदर फ्री दे रहे हो, है ना, तो वहां पे नुकसान करता है, वहां पे इरैशनल हो जाता है, क्योंकि वहां का जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब गुजरात के अंदर जैसे अगर आपने वादा किया है कि 300 यूनिट फ्री में देंगे, तो वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, सॉरी इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा कि ये स्टेट का मामला है, सर स्टेट को देखना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए आपका क्या विचार है, क्या ये फ्रीबीज दिए जाने चाहिए कि नहीं दिए जाने चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि फ्रीबीज देने से वोटर की आदत खराब हो जाती है, कुछ का मानना है कि नहीं, जो गरीब सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उसके लिए फ्रीबीज बहुत जरूरी होते हैं। खैर, आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपने विचार जरूर बताइए, ओपिनियन क्या है आपका। मैं पढ़ता हूं सबके ओपिनियन, ठीक है। जो अगला आर्टिकल हमारे पास है दोस्तों वो ये है, एजी वाला है, तो इसको हम थोड़ी देर में करेंगे, एडवोकेट जनरल वाला, ठीक है। ये तो ईडी के बारे में आपको सेपरेटली पढ़ना है तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो, पर्टिकुलर न्यूज कोई खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आईसीस वाला हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। हाँ, एक ये थोड़ा हम लोग देख सकते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, रेयर फ्लाइट ऑफ अंटार्कटिकाज लाइट मेंटल्ड अल्बेट्रोस, ये नाम अपने याद रखना है, अल्बेट्रोस, ये एक बर्ड है, इसकी पिक्चर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, और ये माइग्रेटरी बर्ड है। ये यूजुअली कहाँ रहता है, सदर्न ओशंस में रहता है। सदर्न ओशन समझते हैं ना, जो अंटार्कटिका के आसपास होता है, काफी कोल्ड होता है, वहां पे रहता है। पहली बार इसको गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में एडम ब्रिज, यानी कि जिसे राम सेतु कहते हैं, उसके पास में देखा गया है। सोच के देखो, ये अंटार्कटिका के होद से इतना दूर गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर आया है, पहली बार इसको देखा गया है। इसका नाम क्या है, लाइट मेंटल एल्बेट्रोस, ठीक है। ये इसका रेगुलर नेम है, जो साइंटिफिक नेम है वो है फिलिबेत्रिया पेल्पेत्रेट, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखना है। अरे कम से कम ये एल्बेट्रोस तो याद रख सकते हो ना, साइंटिफिक नाम नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, बस। इससे ज्यादा आपको प्रीलिम्स में कुछ नहीं जानना है। अगर आप इसका आईयूसीएन स्टेटस देखोगे तो ये नियर थ्रेटेंड में आता है, मतलब कोई ज्यादा थ्रेट इसको है नहीं। अब ये उतनी दूर से यहाँ पे आया कैसे, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं जो इन्होंने यहाँ पे बताया है। पहली बात इन्होंने जो है क्लाइमेट चेंज, तो ऑफ कोर्स हमारी आदत ही बन चुकी है कि ना, कोई भी चीज अगर कुछ होता है नेचर के अंदर, क्लाइमेट चेंज को हम लोग सीधा सीधा ब्लेम कर सकते हैं। तो पहली बात तो क्लाइमेट चेंज तो है ही। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रेशर कंडीशंस वगैरह होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे विंड पैटर्न चेंज हो जाता है। और ये जो एल्बेट्रोस होता है, ये विंड पैटर्न को फॉलो करता है माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव से। तो जिस तरफ विंड चलती है उसी तरफ ये चलने लगता है, क्योंकि इसकी एनर्जी सेव होती है। तो विंड पैटर्न चेंज होने की वजह से हो सकता है बेचारा भूल के, है ना, विंड के सहारे वो यहाँ पे आ गया हो और अभी बेचारा परेशान हो रहा होगा, रास्ता भूल गया अपने घर का, है ना। तो ये भी रीजन कुछ हो सकता है जो इन्होंने यहाँ पे बताया है। ये रेगुलर फिनोमिना नहीं है, पहली बार देखा गया है। हाँ, अगर आने वाले सालों में ये फिनोमिना और रिपीट होता है तब हम लोग डेफिनेटली, ये हमारे लिए सीरियस मुद्दा हो जाएगा, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों थोड़ा सा हमारा फ्रंट पेज वाला आर्टिकल। अब बढ़ते हैं हम अपने मेन पेजेस के ऊपर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बताता चलता हूं कि हम लोगों का सेकंड बैच भी लॉन्च हो चुका है। इकोनॉमी बढ़िया क्लासेस चल रही हैं, तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो डेफिनेटली कर सकता है। डेली आपकी क्लासेस होती हैं 3 घंटे की, आपका डेली क्विज होता है, आपका 15 दिन के अंदर सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो जिस भी एस्पिरेंट को एडमिशन लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले क्या करना है, हाँ, पहले लाइक बटन पे क्लिक करना है। तो यह कल का दिन बहुत खास था, है ना। कल जो है कारगिल विजय दिवस था, और फाइनली हम लोगों ने टाइगर हिल को और कारगिल वाले पूरी जो वॉर हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1999 में,
उस पे हम लोगों ने जीत हासिल की थी। तो इसीलिए सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जो भी लिखना लिख सकते हो, लेकिन लिखना सभी ने है। ठीक है, तो हुआ ये था कि उस समय जो जनरल थे पाकिस्तान के, वो मुशर्रफ थे, और उस समय उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नवाज शरीफ। अब हुआ ये कि नवाज शरीफ और मुशर्रफ के बीच में आपस में 36 का आंकड़ा था, उनका बनती नहीं थी आपस में। तो नवाज शरीफ ने एक दो दूसरे ऑफिसर्स वगैरह के साथ मिलकर क्या किया, इलीगल जो है ऑक्यूपेशन करने की कोशिश किया, और बहुत सारे ट्रूप्स को यहाँ कारगिल में यहाँ से इलीगली उन्होंने भेजना शुरू कर दिया, है ना। और यहाँ पे है टाइगर हिल। तो अगर एक मूवी भी है ऋतिक रोशन की, लक्ष्य, अगर आपने देखा होगा, उस लक्ष्य में जो है टाइगर हिल की लड़ाई दिखा रखी है, बहुत शानदार है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, अभी थोड़े समय पहले विक्रम बत्रा पे भी मूवी बनी थी, वो टाइगर हिल की नहीं थी, वो किसी और हिल के लिए थी, बट यस, ठीक है, आप वो भी देख सकते हो थोड़े सिनेरियो को समझने के लिए। बट तो यहां से जब ट्रूप्स वगैरह आने शुरू किए, तो भैया इंडिया ने भी यहां से अपने ट्रूप भेजे। तो पाकिस्तान से जो ट्रूप आ रहे थे, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बद्र, ये थोड़ा अपने याद रखना है, ऑपरेशन बद्र। ठीक है, उसके तहत आए। फिर वो लड़ाई कुछ दिनों तक चली, और फाइनली जो है इंडिया ने एयरफोर्स का यूज किया, और भैया यहाँ पे हम लोगों ने जीत हासिल की कारगिल में। ठीक है, और यहाँ पे टाइगर हिल वगैरह में, और जो हमारी हिल्स थी वहां पे सभी में। ये हमारी ये LOC है, बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है, तो वो थोड़ा अपने देखना पड़ेगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आप सीधा सीधा जब आगे बढ़ते हो, तो यहाँ पे आता है NJ9842, ये एक पीक है, और ये बड़ा खास पीक है, क्योंकि यहां तक जो है दोनों की बाउंड्री, मतलब LOC आप समझ ले डीमार्केटेड है। डीमार्केटेड का मतलब ये होता है कि दोनों कंट्री बेसिकली इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। इसके बाद वाली जो बाउंड्री है ना, वो डीमार्केटेड नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि NJ948 से जो है ईस्टर्न साइड में यहां तक जो बाउंड्री जाती है वो LOC है। इंडिया कहता है नहीं, यहां से जो वेस्टर्न साइड में जाती है ये LOC है, यहां तक इंदिरा कोल जो है इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है ना। और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो भी इंदिरा गांधी जी के नाम पे है, जो कि अंडमान निकोबार के अंदर है। क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। तो इंदिरा कोल यहाँ है, और इधर पड़ता है K2, ठीक है, ये मतलब कराकोरम पास। अब यहाँ पे है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये है अपना सियाचिन ग्लेशियर, तो जिसको जो है इंडिया कंट्रोल करता है। तो ये डीमार्केटेड नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान कहता है इंडिया को हम लोगों ने इसको इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है, पर भैया पाकिस्तान ने तो ये पूरा एरिया ही इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है ना। तो वो थोड़ा थोड़ा लोकेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। बाकी यहाँ पे कई सारे सोल्जर्स थे हमारे, जैसे मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, आपने इनकी मूवी भी देखा होगा, है ना, कैप्टन किशिंग क्लिफोर्ड वगैरह। तो इनको जो है मरणोपरांत, मतलब जिसे पोस्थमसली कहते हैं, मरने के बाद इनको महावीर चक्र और परमवीर चक्र दिए गए। और नवाज शरीफ को कोई खबर नहीं थी भैया, जब ये अटैक हुआ इंडिया के ऊपर, प्रधानमंत्री को बताया ही नहीं पाकिस्तान ने। मतलब सोच के देखो, पर पाकिस्तान मतलब क्या है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो भैया पंजाब के अंदर जो है आपकी सरकार बनी थी, और वहां के जो AG हैं, AG मतलब एडवोकेट जनरल, तो उन्होंने कर दिया है रिजाइन, जिसको लेके हंगामा हो गया है। तो ये पर्टिकुलर न्यूज हमारे लिए कोई खास नहीं है, लेकिन AG के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ सकते हैं। एडवोकेट जनरल जो है किसी भी स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, जैसे सेंटर के अंदर होता है। आर्टिकल 165 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके तहत इसको क्रिएट किया गया, और इसको गवर्नर के द्वारा कभी भी रिमूव किया जा सकता है, ऑफ कोर्स, तो उनकी प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और यूजुअली क्या होता है ना, जो नई सरकार आती है वो अपॉइंट करती है, तो लेकिन जो सरकार चली जाती है वो रिजाइन कर देते हैं यूजुअली। और क्या होता है कि जो AG होते हैं, इनको AG पे पद पे बनने के लिए हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन इनके पास होनी चाहिए, अदरवाइज इनको आप AG, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल लॉयर को आपने उठा के जो है AG बना दिया, नहीं। कम से कम हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए, मतलब 10 साल का उनके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशियल ऑफिस के अंदर। और ये कुछ लीगल पावर्स होती हैं, फंक्शंस होती हैं, जैसे तो ऑफ कोर्स क्योंकि सरकार इसको अपॉइंट करती है, तो सरकार के लीगल एडवाइजर तो होते ही हैं, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको जो जॉब असाइन की गई है वो इनको करना रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब भी पेश होना होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अब CM थोड़ी ना जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, है ना, तो उनको अपॉइंट किया जाता है, तो इसलिए वो जाते हैं AG। ठीक है, एंड ही कैन अटेंड हाउस प्रोसीडिंग्स। ठीक है, वो आराम से स्टेट लेजिस्लेचर में बैठ के हाउस प्रोसीडिंग का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ठीक है, वोट नहीं कर सकते। एंड ही हैज द राइट टू बी हर्ड इन ऑल कोर्ट्स, तो किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, और वो काफी प्रिविलेज भी उनके पास होता है। ही शुड नॉट एडवाइज अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई केस चल रहा है, तो उसको किसी को एडवाइस नहीं कर सकते हैं। और या ऐसी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है,
अगर उसमें पार्टिसिपेट उनको करना है, डिफेंड करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन को लेनी पड़ती है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए एजी के बारे में। तो यहीं से जो है 3 एमसीक्यूज भी हमारे पास है। स्क्रीन को पोज कीजिए। आसान सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा, पॉलिटी के सेक्शन से है, लक्ष्मीकांत से आसाम से हैंडल हो सकता है। स्क्रीन को पोज करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, कल आपसे कुछ सवाल हम लोगों ने पूछे थे, तीनों के आंसर यहाँ पे बता देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज अपोजिट ऑफ द इन्फ्लेशन? डीफ्लेशन। ठीक है, डीफ्लेशन होता है, डिसइन्फ्लेशन नहीं होता है, ध्यान रखना आपने। एक टर्म होती है डिसइन्फ्लेशन, दैट इज नॉट द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन में भी प्राइस राइज होता है, लेकिन उसकी रेट कम होती है, प्राइस राइज की रेट कम होती है। डिफ्लेशन में एक्चुअली में प्राइसेस कम होने शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं, उसे कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, इफ टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, आमदनी या ठंडी खर्चा रुपया, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं एक अनार 100 बीमार, है ना, एक अनार 100 बीमार, तो वही है, जो चीजें हैं वो बहुत कम है, लेकिन डिमांड करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, एक अनार 100 बीमार, उसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, जब बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है लेकिन सप्लाई कम होती है, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया आर inadequate rise in the industrial production, of course, erratic agriculture growth, yes, deficit financing, yes, and all of the above। तो इसमें सारे के सारे आ जाते हैं, ए बी सी डी सभी आ गए इसके अंदर। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग समझ रहे होंगे ना, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है भैया, सरकार की कुछ इनकम होती है और सरकार की कुछ एक्सपेंडिचर होता है। यूजुअली क्या होता है, सरकार की इनकम कम होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं। तो सरकार की आमदनी है 98 और सरकार का खर्चा है 1 रुपया, तो बीच में जो 50 पैसे हैं ये कहां से आएंगे? इसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसके लिए क्या किया जाता है? मनी प्रिंट की जाती है, ठीक है, आरबीआई के द्वारा, इसको फिल करने के लिए। इसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंस, मतलब उधारी चुकाने के लिए, जो सरकार की उधारी होती है उसको चुकाने के लिए उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, रशिया टू लीव आईएसएस बिल्ड ऑन स्पेस स्टेशन। तो फाइनली वो समय आ गया है जब वेस्ट और रशिया, मतलब अमेरिका, रशिया, यूरोप के बीच में फाइनली पूरी तरह से डाइवर्जेंस होना शुरू हो चुका है। अभी तक कुछ चीजें ऐसी थी जहां पे वो लोग कोलैबोरेशन करते थे, जिसमें एक चीज थी आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखिए 1991 में क्या हुआ था, रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, रशिया काफी कमजोर हो गया था। उसके बाद से रशिया, अमेरिका और यूरोप ने थोड़ा सा कन्वर्जेंस करना शुरू किया था, मतलब कुछ चीजों पे कोलैबोरेट करना शुरू किया था, जिसमें से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी एक चीज होती है। आपको मैं बताता चलूं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा एक स्ट्रक्चर है दुनिया में, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर इंसानों के द्वारा, इसे कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, और लो अर्थ ऑर्बिट समझ लिया आप 400-450 किलोमीटर के आसपास बनता है। तो वहां पे होता है, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पे लाइव देखने को मिलता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लाइव स्ट्रीमिंग होता है ना, वहां से धरती कैसी नजर आती है आप वो भी जाके देख सकते हो। 1998 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था फाइनली ऑर्बिट के अंदर, और उसके बाद इसको लगातार इसके अंदर इंप्रूवमेंट की गई है, नई नई चीजें इसके अंदर ऐड किया जाता है, कंपोनेंट ऐड किए जाते हैं, और इट सर्कल्स द एंटायर अर्थ रफली 92 मिनट्स। अरे भैया 1.5 घंटे में पूरी दुनिया का चक्कर काट देता है ये। ठीक है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किए जाते हैं, बायोलॉजी के, माइक्रोग्रेविटी और वो सब चीजें यहाँ पे की जाती हैं। 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। नासा, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा योगदान तो नासा का ही है। ठीक है, रोस्कोमोस जो कि रशिया की एजेंसी है, जाक्सा जो कि जापान की है, ईएसए यूरोप की है, एंड सीएसए कनाडा स्पेस एजेंसी जो कि कनाडा की है। और 2030 में इसको डीकमीशन किया जाएगा, उसके बाद जो है नया कुछ लॉन्च किया जा सकता है। तो चाइना अपना प्लान बना रहा है, चाइना अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का मन बना रहा है, और रशिया ने भी कह दिया है कि वो 24 तक जो इससे अलग हो जाएगा वो भी अपना बनाएगा। तो बेसिकली अभी पूरी दुनिया जो है एक दूसरे से दूर हट रही है, और ये भैया किस चीज की निशानी है? ये बस लड़ाई झगड़े की निशानी है, वर्ल्ड वॉर की निशानी है, और कुछ नहीं है। तो आने वाले 15, 20, 30 सालों में लेट्स होप, लेट्स प्रे कि अपनी जिंदगी में हमें वर्ल्ड वॉर 3 ना देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी ज्वाइनिंग सीपीईसी इनहेरेंटली इलीगल। इनहेरेंटली इलीगल का मतलब यह है कि भैया पूरी तरह से इलीगल है। सीपीईसी मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी लोकेशन थोड़ा आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पे हमारा ये पड़ता है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट जो है दुनिया की सबसे डीपेस्ट पोर्ट में से गिना जाता है। ठीक है, और ये है इधर बलूचिस्तान।
पाकिस्तान का 44% जो एरिया है वो तो बलूचिस्तान के अंडर में ही पड़ता है, तो सबसे बड़ा एरिया तो बलूचिस्तान ही है। और बलूचिस्तान काफी ज्यादा डिस्टर्ब एरिया भी है ना। बलूचिस्तान के लिए अलग से सेपरेट फ्रीडम मूवमेंट भी चलती है। और पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बलूचिस्तान के अंदर ही पाए जाते हैं। तो पहली बात वो बलूचिस्तान से निकल चलता है इधर से, और फिर वो पहुंचता है पीओके के अंदर, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, और यहाँ से वो पहुंचता है फिर एक जगह है जिंगजियांग प्रोविंस के अंदर, पाकिस्तान चाइना के अंदर, काशगर। ठीक है, तो काशगर तक जाता है। इसे कहते हैं चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, पर्पज क्या है इसका? तो पर्पज वही है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं और चाइना चाहता है कि उसको इंडियन ओशन तक एक्सेस मिले, और ये ग्वादर पोर्ट के तहत उसको ऑफ कोर्स एक्सेस मिलती है। और बलूचिस्तान का आपको मैंने बता ही दिया। और जब यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज वर्कर काम करते हैं जिनके ऊपर लगातार अटैक होते रहते हैं, है ना। थोड़े समय पहले 13 चाइनीज, एक बस के ऊपर अटैक हुआ था जिसके अंदर 9-10 चाइनीज लोग मारे गए थे। तो वो सारी चीजें हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर थोड़ा डिस्टर्बेंस तो है, थोड़ा नहीं मतलब काफी डिस्टर्बेंस है। और पाकिस्तान हमेशा इंडिया के ऊपर ब्लेम करता है कि हम लोग अब बलूचिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। खैर वो चीजें चलती रहती हैं। हाँ, अब बात यहाँ पे ये है कि पहले तो इसके अंदर चाइना और पाकिस्तान ही थे, अभी तालिबान भी काफी इंटरेस्टेड है इसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने में। ठीक है, तो इसीलिए अफगानिस्तान भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, जिसको लेके इंडिया ने अपोजिशन यहाँ पे दिखाया है कि भैया हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, दिस इज कंप्लीटली इलीगल। ठीक है, और हम यहाँ पे जो टेरिटरी है उस यहाँ से भी निकल के जाता है, और इसीलिए एक्चुअली इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया से निकल के जाता है, विच इज क्लेम्ड बाय इंडिया। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है ये सीपीईसी, और 2013 के अंदर ये चाइना ने ऑफ कोर्स एक वर्ल्ड लेवल पे प्रोग्राम चलाया था। मिलियंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को तो कोड के मेंबर हैं, तो कोड जो कंट्री हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, वो भी चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ प्रोग्राम चला रही हैं, जैसे ब्लू डॉट नेटवर्क, BADN जिसको कहा जाता है, एंड बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, B3W, तो ये भी हम लोगों ने चलाया हुआ है चाइना के प्रोग्राम को काउंटर करने के लिए। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें थी, आई होप आपको थोड़ा बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट बहुत बढ़िया न्यूज है हमारे लिए। इंडिया में 5 नई रामसर साइट को ऐड कर दिया गया है। तो इंडिया में पहले कितनी थी? 49 रामसर साइट, अब कितनी हो गई हैं? 54। बहुत बढ़िया न्यूज है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर प्यारा लवली कंट्री। तो कौन कौन सी साइट ऐड की गई है पहले तो थोड़ा आपको वो पता होना चाहिए, है ना। तो करिकली बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। पल्लिकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट एंड पिंचवारन मैंग्रोव्स हैं तमिलनाडु के अंदर। पाला वेटलैंड है मिजोरम के अंदर, और साख्या सागर है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये तो 5 ऐड किया गया है, राइट। इतना आपको पता होना चाहिए। पांचों के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, ज्यादा इसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। करिकली, पल्लिकरनाई, पंचवरम, पाला, साख्या, सिर्फ आप ये याद रखो कौन सी स्टेट के अंदर है, दैट्स इट। या फिर कोई बहुत खास स्पीसीज अगर यहाँ पे कंजर्व किया जाता है तो उतना आपको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये रामसर कन्वेंशन, रामसर कहाँ पे? इराक में है, और सॉरी ईरान के अंदर है। कब हुआ था? इंडिया ने रामसर को कब ज्वाइन किया था, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। कब ज्वाइन किया था इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को, ठीक है। दुनिया का जो 40% जो वर्ल्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैं वो वेटलैंड के ऊपर ही ब्रीड करते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेटलैंड के बारे में कुछ चीज आपको बताता चलता हूं कि फरवरी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है, और केलारदेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर है। इंडिया में पहली रामसर साइट यहाँ पे डिक्लेयर की गई थी 1981 के अंदर। पहले इंडिया के अंदर 49 थी, बता दिया है अभी आपको 54 हो चुकी हैं, ठीक है। खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी गुजरात के अंदर है, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसको थोड़े समय पहले ऐड किया गया था। सुंदरबन जो है वो लार्जेस्ट रामसर साइट है। रेणुका वेटलैंड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड है। कहां पे पड़ती है, कौन से स्टेट के अंदर पड़ती है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। रामसर कन्वेंशन 1971 के अंदर वो सारी चीजें की गई थी। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल मैंने आपकी सेल्फ स्टडी के लिए डाल दिया है कि रिसेंटली इंडिया में कौन सी रामसर साइट ऐड की गई थी। 2020 में देख आ सकते हो आप यहाँ पे सोखार वेटलैंड जो है हम लोगों ने उसको ऐड किया था। 2020 में लोनार लेक, सुर सरोवर, आसान बराज उसको हम लोगों ने ऐड किया था, है ना। कांवार लेक, काबल लेक बिहार के अंदर उसको हम लोगों ने ऐड किया था। फिर ये 2022 के अंदर हुई थी हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश के अंदर, और खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना, ये हम लोगों ने ऐड किया था। थोड़ा बहुत 2021 के अंदर भी ऐड किया गया था सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा,
भिंडावास हरियाणा, लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अहमदाबाद के पास में है, वधवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वडोदरा के अंदर है। तो कुछ कुछ आपकी सेल्फ स्टडी के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया था, ये ब्राउनी पॉइंट्स आप समझ लीजिए, जो लेटेस्ट है वो आपको याद रखना है। तो वेटलैंड को लेके, रामसर को लेके प्रीलिम्स में और मेंस में पहले भी सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक बार हल्का सा उधर से देख लेते हैं अपने एक्सप्लेनर सेक्शन में आज क्या हो रहा है। तो एक्सप्लेनर सेक्शन में सबसे पहले तो ये पावर टैरिफ की बात कर रहा है, रिविजन्स एंड द स्टेट ऑफ डिस्कॉम। डिस्कॉम का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसीलिए है कि तमिलनाडु का जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन है बिजली वाली, भैया उन्होंने पिछले 8 सालों में पहली बार तमिलनाडु के अंदर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को बढ़ाने की बात की है, फ्रॉम 10% टू 35%, ठीक है। क्यों किया है? इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ी बात, माउंटिंग लॉसेस, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब बिजली का बिल तो लोग देते नहीं है, अरे लोग कहां से देंगे भैया? सरकार खुद उनको कह रही है कि मत दो, मीटर ही नहीं लगे हुए हैं, लोग सीधा टांका लगाते हैं वो खंभों के ऊपर। आपने समय देखो गांव में होता है ना। तो पहली बात तो लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है इन कंपनीज को। आउटस्टैंडिंग लोन्स, तो जो लोन लिए जाते हैं पैसा चुकाने के लिए, उनको वापस नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा, है ना। तो इससे क्या होता है? बर्डन इंक्रीज हो रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज होती हैं। पहली बात तो वो, इवन थोड़े समय पहले सरकार ने प्रोग्राम चलाया था जिसे उदय कहा जाता, उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों रुपए जो है वो इनको देने की बात कही थी ताकि लोन वगैरह चुका सकें। लेकिन वो भी हमारे लिए काफी नहीं है क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई जो होती है और एवरेज रिवेन्यू जो रियलाइज होता है, ARR जिसको बोलते हैं, बहुत सारा डिफरेंस है उसके बीच में, ठीक है। देखिए आपको इतना डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है हर चीज का, बट हल्का सा कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए। कहता है जो तमिलनाडु के अंदर ही 2011-12 में 18,000, मतलब सब लगभग समझ लीजिए कि 19,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। 2021 के अंदर 1,13,266 करोड़ रुपए का भैया रेवेन्यू लॉस हुआ है तमिलनाडु की सरकार को। और ये बात सिर्फ तमिलनाडु की नहीं है, ये पूरे देश में यही हाल है। आरबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है? आरबीआई ने थोड़े समय पहले गाइडलाइन इश्यू किया था कमर्शियल बैंक्स को। इन्होंने ये कहा था अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट डिस्कॉम्स को पैसा देने के लिए अगर आपसे लोन लेती है तो आप उसको तब तक लोन नहीं दोगे जब तक वो आपको एक प्लान नहीं बताता कि वो इस लोन को चुकाएगा कैसे। अब स्टेट गवर्नमेंट बैंकों से पैसा तो ले लेती हैं चुकाने के लिए बिजली का बिल, लेकिन वापिस करने का कोई प्लान नहीं बनाती हैं। तो एक तो आरबीआई ने ये कहा था थोड़े समय पहले, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि हर साल जो है हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अकेले 2021 के अंदर 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है बिजली की कंपनीज को, ठीक है। दूसरे स्टेट में भी यही हाल है, पंजाब में तो पूछिए मत, ठीक है, तेलंगाना, केरला, हर स्टेट के अंदर यही हाल है। और कहीं पे भी जो है नहीं बढ़ाए जा रहे हैं बिजली के। अब भैया सीधी सी बात है, अच्छा जब आप बिजली का बिल नहीं चुकाएंगे तो फिर नुकसान तो होना ही होना है। बिहार ने तो साफ साफ मना कर दिया। तेलंगाना के अंदर जो है पिछले 18-20 सालों से बिजली के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, तो वो तो सारी चीजें हैं। पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो 300 यूनिट फ्री दे रही है पंजाब के अंदर, आप वाली गवर्नमेंट। गुजरात के अंदर भी उन्होंने 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है। तो और दूसरी जो पॉलिटिकल पावर चीजें हैं वो भी, जैसे तमिलनाडु के अंदर AIADMK है, ठीक है, ये फ्री में बिजली देती हैं, काफी ज्यादा एग्रीकल्चर बिजली का खासकर फ्री देती हैं। तो पॉलिटिकल जो मुद्दा है, अब पॉलिटिकल ये जो पार्टीज हैं वादा तो कर देती हैं, क्योंकि देखिए बिजली में क्या है ना, आम आदमी को हिट करता है। आम आदमी को अगर आपने बोल दिया कि मैं बिजली आपको फ्री दूंगा तो वोट आपको ही जाएगा ना। तो वोट के चक्कर में ये सारी चीजें होती हैं, फ्री बिजली दी जाती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो घरों के अंदर हो, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। हालांकि हर स्टेट के अंदर ऐसा नहीं है, गुजरात, मणिपुर, हरियाणा, यहाँ पे काफी ज्यादा मीटर लगाए जाते हैं, प्रीपेड मीटर्स भी होते हैं। मणिपुर के अंदर तो प्रीपेड मीटर्स हैं, जैसे मोबाइल फोन होता है ना, पहले रिचार्ज करिए फिर बिजली लीजिए, सीधी सी बात है। हरियाणा के अंदर भी जो है मीटर लगाए जा रहे हैं, कई सारे स्टेट के अंदर अच्छा भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो बस इन्होंने घुमा फिरा के उसी बात को इन्होंने कहा है कि इसके अंदर कुछ कहे जाने की जरूरत है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा आप पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के स्टेट की भलाई के बारे में सोचिए, वो इनका बेसिकली कहना है। किलिंग ऑफ द एक्टिविस्ट इन द म्यांमार एंड इट्स आफ्टरमैथ। देखिए म्यांमार के अंदर मिलिट्री कूप हुआ, ये तो कोई पुरानी न्यूज है,
है ना, 2021 के अंदर वहां की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, आंग सान सू की जो है उसकी चेयरपर्सन थी, उनको फिर उसको डिसमेंटल कर दिया गया सरकार को, इनको सबको जेल में डाल दिया गया। देखिए जेल में डालना तक तो ठीक था, है ना, चलिए मान लो आपने डाल भी दिया, पॉलिटिकल भी है और ये सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले म्यांमार के अंदर 2 लीडर्स को फांसी दे दी गई और ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जिसमें से एक का नाम था को जिमी, ठीक है, और दूसरे का नाम था को फायोजिया। अब ये नाम आपको याद नहीं रखने हैं, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिसकी वजह से वहां की जो अपोजिशन गवर्नमेंट है या अपोजिशन जो पार्टी है भैया, वो बहुत बुरी तरह से उनको क्रिटिसाइज कर रही है। अब इनका यह कहना है कि इसका रीजन क्या हो सकता है कि म्यांमार की सरकार ऐसा कैसे कर सकती है, वहां की जो जुंता है, जुंता बोलते हैं उसको, मतलब जो मिलिट्री गवर्नमेंट है। अब उन्होंने कहा इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो ये फांसी दे के एग्जीक्यूट करके ये दिखाना चाहती है, मैसेज देना चाहती है बाकी सभी लोगों को कि देखो बेटा अगला नंबर तुम्हारा है, इसलिए प्रोटेस्ट करना बंद कर दो। एक तो रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो वहां की जो मिलिट्री है, अब वो क्योंकि काफी समय से अपने ही लोगों के साथ लड़ रही है मिलिट्री। सीधी सी बात है, जो मिलिट्री के अंदर लोग कहां से आते हैं, पब्लिक से तो आते हैं ना, तो जब वो पब्लिक के खिलाफ लड़ते हैं तो मिलिट्री के अंदर मिलिट्री वहां की काफी डिमोरलाइज हो गई है। तो मिलिट्री को मौका मोरल बढ़ाने के लिए, उनका मोरल हाई करने के लिए भी एग्जीक्यूशन किए गए हैं। तो ये 2 रीजन यहाँ पे हो सकते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी से खूब सारा यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और यूक्रेन और इनको म्यांमार का ऐसा भी लगा होगा ना कि सारी दुनिया का ध्यान जो है वो यूक्रेन और श्रीलंका की तरफ है, तो मैं कुछ ना कुछ पीछे से कर लेता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो दुनिया भर में इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म आया है वो आया है कंबोडिया से, ठीक है, कंबोडिया। और इस बार जो है एशियान की का चेयरपर्सन है, प्रेजाइड कर रहा है कंबोडिया, और क्योंकि म्यांमार भी कंबोडिया एशियन का मेंबर है, तो यहां से क्रिटिसिज्म आना काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है, क्योंकि लोकल रिलेशनशिप को इंपैक्ट कर सकता है। बाकी यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से तो क्रिटिसिज्म होता ही रहता है, इसकी ज्यादा म्यांमार परवाह नहीं करता है, उनकी कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि म्यांमार को पता है कि उसके सबसे खास दोस्त उसके साथ हैं। म्यांमार के खास दोस्त कौन है पता है? रशिया और चाइना। ये दोनों म्यांमार की मिलिट्री रूल को पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, डिफेंस हो, मॉनेटरी हो, ट्रेड हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Whose GDP is it anyway? देखिए जीडीपी क्या होता है ये आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जीडीपी क्या होता है? ये होता है भैया, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज किसी टेरिटरी के अंदर, टेरिटरी का मतलब आप मान लेके चले इंडिया की टेरिटरी के अंदर, ठीक है, इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू मतलब ये समझ एमआरपी की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इनको ऐड कर देते हो तो उसे कहते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब लोकल, मतलब विद इन आवर बाउंड्रीज, एंड पी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो आउटपुट होता है, तो इसे कहते हैं जीडीपी, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। जीडीपी किसके बारे में बात करता है? जीडी बात करता है आउटपुट के बारे में, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में या गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हुआ उसके बारे में बात करता है, नथिंग एल्स। आर गेटिंग माय पॉइंट? देखिए जैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, शायद आपको समझ में आएगा। मान लो किसी भी देश के अंदर 10 लोग रहते हैं, ठीक है, 10 लोग रहते हैं, और एक दूसरा देश है जिसके अंदर भी 10 लोग रहते हैं। अब जो पहले वाला कंट्री है, पहले वाला ए बी सी, दूसरे वाला कंट्री हो गया एक्स वाई जेड। पहले वाले कंट्री में एक आदमी ऐसा है जो सारी प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और 9 इंसान ऐसे हैं जो बिल्कुल भी प्रोडक्शन जिनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। अब ये एक आदमी जो है वो 1 साल के अंदर मान के चलो वो 50 करोड़ रुपए अर्न करता है, और बाकी आदमी जो है वो हार्डली मान लो 1 करोड़। तो पहली कंट्री की जीडीपी कितनी होगी? 51 करोड़, ठीक है। और दूसरी कंट्री में मान के चलो कि आपके जितने भी लोग हैं, 10 लोग हैं इसके अंदर, ये सभी जो है थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। मान लो ये 2-2 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं हर साल, तो इसकी जीडीपी कितनी होगी? 20 करोड़। अब मान के चलिए, देखिए पहले वाली जो कंट्री है इसकी जीडीपी कितनी है? 51 करोड़।
दूसरी कंट्री की जीडीपी कितनी है? 20 करोड़। और दिखने में तो हमें यह लग रहा है कि भैया पहले वाली कंट्री बड़ी मौज मौज में है, लेकिन पहले वाली कंट्री में जितनी भी जीडीपी है, जितनी जो भी वेल्थ है, वो एक ही आदमी के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि दूसरी वाली में इकोनॉमी जो इनइक्वालिटी वो काफी कम है और पहले वाली में बहुत ज्यादा है। तो जीडीपी से हम लोग ये नहीं कह सकते कि वहां के लोगों की हालत कैसी है। जीडीपी से हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि उसका ओवरऑल आउटपुट ज्यादा है। तो जीडीपी ओनली इंडिकेट्स द आउटपुट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगा लो इस एग्जांपल से कि कौन सी जो है ग्रोथ आपको चाहिए, पहले वाली कंट्री वाली बेटर है या दूसरे वाली बेटर है। अब उसमें सबके अपने अपने आर्गुमेंट हो सकते हैं, कुछ कह सकते हैं पहली वाली, कुछ कह सकते हैं दूसरे वाली, लेकिन हम यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। दूसरे वाले में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है, पहले वाले में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खराब है। तो ये बेसिकली उसी के बारे में बात कर रहा है आर्टिकल, कि हम लोग हमेशा जीडीपी जीडीपी चिल्लाते रहते हैं कि हमारी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7% हो गया, 8% हो गया। अरे भैया जीडीपी के आंकड़ों से कुछ नहीं होता है, ग्राउंड पे रियलिटी क्या है आप वो भी तो देखिए ना। इंडिया में कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाकी जनता का क्या? तो क्या जीडीपी रियल ग्रोथ को इंडिकेट करता है? नहीं करता, जैसा कि अपन लोगों ने ऊपर एग्जांपल में देखा है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो कहता है 1991 के बाद जो इंडिया की ग्रोथ होती है उसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ मतलब ग्राउंड पे जनता के पास काम धंधा नहीं है, कुछ खास लोग ऐसे हैं, है ना, जो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जिससे इंडिया की जीडीपी जो है अच्छी नजर आती है। खैर, तो इन लोगों का कहना है, कहता है कि एवरेज पर्सन प्राइमरी एंड द सोल कंसर्न अबाउट द इकोनॉमी इज द इनकम दे कैन अर्न। आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीडीपी ग्रोथ कितनी हो रही है, उसको सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है, क्या उसके पास इनकम है, क्या उसके पास जॉब है, क्या वो अपनी फैमिली को भरपेट खाना खिला पा रहा है कि नहीं पा रहा है। उसको कोई मतलब नहीं होता जीडीपी के आंकड़ों से। एवरेज इंडियन को इस बात से फर्क पड़ता है कि जो उसके पास जॉब है क्या वो क्वालिटी जॉब है। ठीक है, क्वालिटी जॉब मतलब यहाँ पे ये फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहा है, फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। आरबीआई के कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, मैंने आज इन आंकड़ों को पहली बार देखा तो बड़ा मजा आया इसको पढ़ के। आरबीआई ये कहता है कि बिटवीन 1980-1990 जब हमारी जीडीपी 1% ग्रोथ करती थी तो इंडिया में 2 लाख नई जॉब जनरेट होती थी फॉर्मल सेक्टर में। सोच के देखो, 1% पे 2 लाख जॉब 1980 से लेके 1990 के बीच में। वहीं 1990 से लेके 2000 के बीच में 1% जीडीपी ग्रोथ पे 1 लाख जॉब क्रिएट होती थी। मतलब जीडीपी ग्रोथ उतनी ही है लेकिन जॉब्स कम हो गई। 2000 और 2010 के बीच में 1% जीडीपी ग्रोथ में सिर्फ 52,000 जॉब्स क्रिएट होती थी। सोचिए देखो, 2 लाख फिर 1 लाख फिर 52, और 2010 के बाद के तो आंकड़े हमारे पास है ही नहीं। तो अब ये मान के चलिए कि 2010 और 2021 के बीच में अगर जीडीपी 1% ग्रोथ होती है तो 30 से 35,000 जॉब्स ही क्रिएट होती हैं। सोच के देखिए, जीडीपी ग्रोथ उतना ही है लेकिन जॉब्स जनरेट नहीं हो रही है। तो ये कहना कि जीडीपी ग्रोथ नहीं, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। और ये सिर्फ प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है, चाइना, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मोस्टली कंट्री के अंदर ऐसा ही है। 1980s के बाद 1980s में जीडीपी का सिनेरियो कुछ और हुआ करता था, 2010 में 2020s में जीडीपी का सिनेरियो कुछ हो रहा है। मतलब जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है, उसके कंपैरिजन में जॉब जनरेट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये जो ग्रोथ है वो कुछ खास लोगों के हाथों में ही लिमिटेड हो गई है, आम जनता के लिए जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, क्योंकि जो जॉब्स हैं अभी आज के जमाने में, 90-80 में जो जॉब्स हुआ करती थी वो लेबर इंटेंसिव हुआ करती थी, इंसान खुद काम करते थे, इसलिए जॉब जनरेट होती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो जॉब्स हैं, जो आउटपुट कर रहे हैं वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, वो कैपिटल इंटेंसिव है, मशीनें काम कर रही हैं, इंसान काम नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात है, इन्होंने यहाँ पे इस बात को बोला है। मतलब जीडीपी के आंकड़े ये नहीं दिखा सकते कि जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो ये बोलना हमारी जीडीपी 7-8% पे ग्रो कर रही है, भैया क्या फर्क पड़ता है, आम इंसान को तो जॉब नहीं मिल रही है ना। तो जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी के बीच में और जॉब्स के बीच में जो कोरिलेशन था वो कमजोर हो रहा है। लाखों करोड़ों युवा सड़कों पे घूम रहे हैं विदाउट एनी जॉब्स,
लेकिन सरकार के आंकड़े देखते हैं तो सरकार कहती है कि हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। भैया क्या करोगे उस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जब वो जॉब्स ही क्रिएट नहीं कर पाती हैं? ये यहाँ पे कुछ समस्याएं आपको है, इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ। थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं, इसमें क्या कहता है, कंपल्सिव चेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। इसमें इन्होंने जो है श्रीलंका का एग्जांपल दिया है। श्रीलंका की अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखो 2008 और 2014 के बीच में जीडीपी जो ग्रोथ है ना श्रीलंका की, वो 8 से 10% चल रही थी। उसके बावजूद भी वहां पे जो हालत हो रही है आप उसको देख रहे हो। तो जीडीपी ग्रोथ से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है। ठीक है, इट इज नॉट अ होलिस्टिक बट अ मिसलीडिंग मेजर। जीडीपी जो है मिसलीडिंग मेजर है। होलिस्टिक तो तब होता जब आम आदमी को जॉब्स मिलती। तो एक्सेसिव फोकस ऑन द जीडीपी इज अनहेल्दी एंड डेंजरस फॉर इकोनॉमी, डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल लीडर्स को यह समझना चाहिए, भैया खाली जीडीपी के ऊपर फोकस मत करो, आम आदमी को जॉब्स क्रिएट करके दो, तब वो खुश रहेगा। अदरवाइज तो कभी भी सड़कों पे आ सकता है, जैसे श्रीलंका के अंदर हो रहा है, जैसे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो इंडिया को इस बात पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो जीडीपी जो है वो उससे प्रोस्पेरिटी भी आएगा, दिस इज नॉट नेसेसरी। जीडीपी ग्रोथ होते हुए भी पॉवर्टी हो सकती है और होती भी है। ठीक है, तो इससे क्या आउटकम हो सकता, अनरेस्ट, एक्सट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज। यूएसए के अंदर आपने ट्रंप को देखा, फ्रांस के अंदर आपने देखा, जर्मनी के अंदर आपने देखा, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हो रही हैं जहां पे इसकी वजह से एक्सट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पावर में आ रही हैं। उनका सिर्फ एक ही नारा होता है। उनका नारा ये होता है कि कुछ खास लोगों के हाथों में पूरी जो है इनकम जो है वो जो है कॉन्सेंट्रेट हो गई है, जिसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना है। उनका सिर्फ एक ही नारा होता है। ठीक है, दुनिया का 80% वेल्थ जो है वो टॉप 10% लोगों के हाथ में लिमिटेड होकर रह गया है। बाकी 90% लोगों के पास ओनली 20% है। समझ रहे हो कितना ज्यादा इनइक्वालिटी है। तो खाली जीडीपी पर फोकस नहीं करना चाहिए, होलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिबेट हमेशा से चलती आ रही है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म है, डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव टर्म है। ठीक है, जिसमें हम लोग हेल्थ, एजुकेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वीमेन, एनवायरनमेंट, ओल्ड एज, इन सबके वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो जीडीपी क्या क्या इंक्लूड नहीं करती, इनइक्वालिटी को कंसिडर नहीं करती है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जैसे जो हमारी हाउस वाइफ्स होती हैं, है ना, हमारी मदर्स होती हैं, माताएं होती हैं, जो कि अनपेड वर्क करती हैं घरों में, वो कंसिडर नहीं किया जाता। जो वॉलंटरी वर्क होता है, चैरिटेबल वर्क होता है, सोशल सर्विसेज होती हैं, वो बिल्कुल भी कंसिडर यहाँ पे नहीं की जाती हैं। एक्सटर्नैलिटीज यहाँ पे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर जाते हैं। एक्सटर्नैलिटी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो जो है रिलायंस ने कोई जंगल काट के फैक्ट्री बनाया, मान लो रिलायंस ने कोई फैक्ट्री बनाया, अब उस फैक्ट्री से जो भी आउटपुट हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ जीडीपी, है कि नहीं? लेकिन उस फैक्ट्री से जो पोल्यूशन हो रहा है इट इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ जीडीपी, है ना, उसको तो हम लोग जीडीपी कंसिडर नहीं करते हैं। इसे कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज, इसे कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज। मान लो आपके घर के पास जो है, आपके घर के पास एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, ठीक है, और उस फैक्ट्री से बहुत ज्यादा नॉइस आपके घर में आती है, क्या इसे जीडीपी में काउंट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। ये नॉइस आपको डिस्टर्ब करती है, आपको डिप्रेशन होता है इसकी वजह से, है ना। अंडरग्राउंड इकोनॉमी जो होती है, 2 नंबर वाली इकोनॉमी, वो यहाँ पे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं की जाती है। इनटेंजिबल जैसे लेजर, क्वालिटी ऑफ लाइफ कंसिडर नहीं की जाती हैं। एनवायरमेंट को कंसिडर नहीं किया जाता, जेंडर डिस्पैरिटी को कंसिडर नहीं किया जाता, बार्टर सिस्टम को नहीं किया जाता। तो जीडीपी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसको कंसिडर नहीं किया जाता। फिर आप सोच रहे होंगे सर जीडीपी का फिर फायदा क्या हुआ? जीडीपी सिर्फ इसलिए मेजर किया जाता है क्योंकि इसको मेजर करना आसान होता है, ओनली फॉर दिस पर्पस। और जीडीपी के आंकड़े जो हैं वो लगभग हर कंट्री के हमारे पास होते हैं, इसीलिए इसको मेजर किया जाता है, अदरवाइज और कोई खास रीजन नहीं है। ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं जीडीपी के अंदर। तो जब 1990s में इस चीज को रियलाइज किया गया कि भैया जीडीपी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, तो फिर दुनिया भर में कोशिश हुई कि भैया हम क्या करें, तो फिर वो लेके HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अंदर जीडीपी के साथ साथ हेल्थ,
और एजुकेशन भी कंसिडर की जाती हैं। अब तो हमारे पास बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। जेंडर इनक्वालिटी हमारे पास इंडेक्स होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमारे पास होता है। अभी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी भी दुनिया का पूरा फोकस लगभग जीडीपी के ऊपर ही है। खासकर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका पूरा फोकस जीडीपी के ऊपर होता है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है ना ये बोलना पॉलिटिकल रैलीज में, देखो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अरे भैया चाटोगे उस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को जब आम आदमी को काम ही धंधा नहीं मिल रहा है, कुछ हाथों में ही पूरा पैसा इकट्ठा हो रहा है, आम आदमी के हाथ में क्या लग रहा है, कटोरा। तो ये कंसिडर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह गया हूं इन चीजों को लेके, क्योंकि आपकी लाइफ को मेरी लाइफ को सीधा सीधा इंपैक्ट करते हैं। तो rather than GDP, we need to focus on so many other things. We need to focus on environment, gender inequality, education, health, infrastructure, है ना, income distribution. We should focus on all those aspects also. तो rather than only going for the output. तो ये था आज के आर्टिकल्स वगैरह में। आई होप आपको मजा आया होगा। तो लाइक जरूर किया करो वीडियो को यार, ठीक है। तो आप देखते हो तो कुछ एडिशनल आर्टिकल भी यहाँ पे आपके पास है, आप पढ़ सकते हो। ये तो कोई खास नहीं मुझे लगे, ये वाला पढ़ सकते हो, ये हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, ठीक है। डिसेबिलिटीज के लिए जो आईडी कार्ड बनाए जाने हैं हर स्टेट के अंदर, और इंडिया की लगभग 2% के लगभग पॉपुलेशन ऐसी है जो डिसेबल्ड है, दिव्यांग जिसको आप कह सकते हो अलग अलग डिग्री से, ठीक है। तो इनका आईडी कार्ड बनाया जाएगा अभी फ्यूचर में। तो सेंटर ने जो है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स को निर्देश दिए हैं कि आप इनका जल्दी से जल्दी आईडी कार्ड बनाएं। और ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल भी आप पढ़ सकते हो अगर आपका मन करे तो, ठीक है। और आज का कोटेशन है, इफ दे से इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम नॉट फॉर यू, है ना। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, भाई बंधु होंगे, कजन्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको ये कहेंगे, अरे क्या करोगे यूपीएससी करके, होना तो कुछ है नहीं, है ना, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये ऐसे इसलिए बोलते हैं कि उनके बस की बात नहीं है, आपके बस की बात है। तो ऐसे लोगों को मत सुना करो, ठीक है। क्योंकि वो आपको जो बोलते हैं वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बोलते हैं, उनको आपकी कैपेसिटी का नहीं पता है ना। तो क्योंकि उनके बस की बात नहीं इसलिए आपको बोलते हैं, तो उनको लोग इग्नोर मत किया करो, ठीक है। स्माइल दो और वहां से चल पड़ो। आपकी जो सक्सेस होगी ना वो उनका सबसे बड़ा आंसर होगा, ठीक है। उस दिन उनको जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। दोस्तों आज यहीं भी एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।